हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन है और इसमें हम सीटीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सीटीपी के 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 के एग्ज़ाम के। और अगर सेशन बहुत लंबा नहीं होता है तो 30 क्वेश्चन जो जैन 2021 में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था जो कि ऑनलाइन था, ठीक है, उसकी हम जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे 60 क्वेश्चंस को हम सीटेट के यहाँ पर कवर करें। और सब्जेक्ट आपका होगा सीडीपी एंड पेडागोजी, और ये पेपर 2 में डिस्कस करूँगी। ठीक है, 2018 और 19 का पेपर 1 सीडीपी का मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसमें मैंने 3 पेपर एक साथ आपको डिस्कस कराए थे। 2018 और 2019 में 2 पेपर हुए थे, एक जुलाई में एक दिसंबर में। तो बहुत सारे सेशंस आ चुके हैं सीटेट के लिए हमारे इस चैनल पर। आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद वो सेशन ज़रूर देख लें। सेशंस की स्पेशलिटी ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम को लेकर, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे साइंस हो, चाहे जो आपका सीडीपी एंड पेडागोजी हो, और एक खाली पेडागोजी का सेशन भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस आपके लिए आ चुके हैं, इनको आप ज़रूर एक बार विजिट कर लेना। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अब शुरू करते हैं। ये मैंने कुछ आपको चीज़ें बता दी हैं जो चैनल पर ऑलरेडी सीटेट के एग्ज़ाम के लिए आपको करवा दी गई हैं। अब आज का सेशन सीडीपी एंड पेडागोजी का रहेगा और ये पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 का मतलब ये है कि थोड़ा अच्छा लेवल रहेगा सीडीपी के क्वेश्चंस का। तो चाहे आप पेपर 1 देने जा रहे हो या 2, सीडीपी दोनों में आती है, तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस की, और इस पेपर 2 से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बिना देरी के शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। मैं हिंदी में पढ़ूंगी, आप किसी भी लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं। पहला सवाल है, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का जो ये कथन है, ये कौन से अभिविन्यास प्रारूप को कौन सी अवस्था पर दर्शा रहा है? नूर ने ऐसा अपनी फ्रेंड से बोला, तो ये कौन से अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कॉलबर्ग कौन सा अभिविन्यास होगा, कौन सी ओरिएंटेशन होगी और कौन सा स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करेगा, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब जो ये अभिविन्यास है वो तो है आदान प्रदान का, और ये कौन से प्रारूप को? परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। कौन सी अवस्था पर दर्शाता है? परंपरागत। ठीक है, आदान प्रदान का एक सिद्धांत जो है वो समझती है उसके आधार पर, और एक परंपरागत अवस्था के आधार पर उसने ये चीज़ अपनी फ्रेंड को बोली है। तो आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 आपसे कहता है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली कुछ प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप। इसका मतलब ये होता है कि हम एक पर्टिकुलर लिंग के लिए, एक पर्टिकुलर जेंडर के लिए कुछ जो स्पेशलिटीज़ हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनको फिक्स कर देते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। जैसे मैं एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, हर अपने सेशन में बताती हूँ जहाँ पर भी ये पॉइंट आता है कि एक पॉइंट क्या है कि जब भी आप लड़कियों को कुछ गिफ्ट देते हो, लड़कियों के पास जनरली जो टॉयज़ होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? लाइक डॉल। और बॉयज़ पर किस तरह के होते हैं? कार होती है, गन होती है। तो ये एक जो सोच है पहले से बहुत समय से चली आ रही है और अब भी समाज में है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मैथ्स का एग्जांपल देती हूँ, और मैथ्स में बोला जाता है कि लड़कियां मैथ्स में अच्छी नहीं होती, लड़के अच्छे होते हैं। और इस बात को मैंने बिल्कुल गलत भी प्रूफ किया है, कई बार आपको बताया भी है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताया, बहुत से एग्जाम्पल्स इसके हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 आपसे कहता है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया
जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। तो ये कदम किस लिए उठाना ज़रूरी है, अब आप इसे समझेंगे, है ना। ये कदम किस लिए उठाना ज़रूरी है, जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए, जिससे बच्चों को भी ये प्रेरणा मिले कि ऐसा नहीं होता है कि माएँ सिर्फ घर का काम करती हैं और पिताश्री जो है वो बाहर का काम करते हैं। ये एक जनरल फिनोमिना ज़रूर है, जनरली ऐसा ही होता है, खास करके इंडिया में, हमारे समाज में, लेकिन ये चीज़ें अब धीरे धीरे चेंज भी हो रही हैं। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन में दी है, ये जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने के लिए ऐसा उसमें किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग, यानी कि पाड़ या ढांचा हिंदी में। और स्कैफोल्डिंग को आप समझते होंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार when adult adjust the support to extend the child's current level of performance, जब जस्ट थोड़ा सा आपको सपोर्ट देते हो आप किसी बच्चे को कोई काम करने के लिए, खास करके एक बच्चे को, ठीक है, अडल्ट को, तो उसमें कहा जाता है जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करे तो उसको स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा, फिर से पढ़ देती हूँ एक बार। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, ये जो है किस अवधि में विकसित हो जाता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी अवधि में विकसित हो जाता है, तो 5th का 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, जो स्टेजेस होती है ना, इनको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, वरना इस टाइप के क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पाओगे, स्किप ही करोगे इनको। 1 से 2 क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, लेकिन ये तब तक आपका सही नहीं होगा जब तक आपको ये आपकी अवस्थाएं जो स्टेजेस हैं डिटेल में ना पढ़ लो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना ज़रूरी है। किसके अनुसार हमें समाज की प्रतिक्रियाओं को या प्रक्रियाओं को और सांस्कृतिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है, कौन ऐसा कहते हैं, तो ऐसे वाइगोत्स्की कहते हैं, क्योंकि वाइगोत्स्की के लिए समाज की जो प्रक्रियाएं हैं वो बच्चे के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो जहाँ समाज का प्रश्न आता है ना, वहाँ जहाँ भी आपको वाइगोत्स्की दिखे उनको आप क्लिक या टिक कर सकते हो, वो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, 6 से 8 का कोई टीचर है, उसको अपनी कक्षा में क्या, किस तरह से क्लासेस उसको चलानी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सेकंड ऑप्शन सही आंसर होगा। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो, रीजनिंग लगे, ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमें ड्रॉबैक या हमें नहीं, जो हमें प्रैक्टिस हम क्वेश्चंस को करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें क्या होती है कि हमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को कितनी स्पीड से पढ़ना है वो पढ़ना आ जाता है। एक बार में क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही हम समझ जाते हैं, ये एक क्या होता है, पॉजिटिव पॉइंट होता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, ठीक है। वो आप कहीं से भी करो, चाहे किसी ऑफलाइन माध्यम से करो, बुक से करो, नोट से करो, लेकिन क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करो, खास करके जब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो देखिए, तार्किक गणितीय जिसकी बुद्धि है उस व्यक्ति की क्या विशेषताएं होंगी अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्डनर, ठीक। तो 8th का 4th ऑप्शन पढ़िए, पैटर्न को खोजने की और तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और उसमें संवेदनशीलता होगी। पैटर्न क्या है किसी चीज़ में, ठीक है, उसको वो खोज लेगा, सर्च करेगा, और अगर कोई तर्क का या रीजनिंग की कोई लॉन्ग सीरीज़ है, कोई पैटर्न है, कोई लॉन्ग चेन है, तो उसको समझने की एबिलिटी होगी उसमें अकॉर्डिंग टू गार्डनर, अगर वो तार्किक और गणितीय बुद्धि वाला बच्चा है तो। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों,
मूल्यों और अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण जिसके द्वारा बच्चे आदतों को, कौशलों को, मूल्यों को और अभिप्रेरणाओं को विकसित करते हैं और उन्हें समाज का जिम्मेदार और क्रियाशील सदस्य बनाता है, वो उसको सोशलाइजेशन या समाजीकरण कहते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में इन चारों में से कौन सा कथन सही है? किसी भी मनुष्य के विकास में उसकी जो हेरिडिटी होती है और एनवायरनमेंट होता है उसका क्या रोल है, इनमें से कौन सा सही ऑप्शन? तो फोर्थ को पढ़िएगा। आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दैट विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कहता है एक प्रगतिशील कक्षा में इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, किस तरह की एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है या प्रगतिशील कक्षा होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो जिस कक्षा में विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाए, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट किया जाए, उसको प्रोग्रेसिव क्लासरूम या प्रगतिशील कक्षा कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। सतत और समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में क्या इंक्लूड होता है? तो 12th का फोर्थ ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक और संकलनात्मक आकलन का यूज़ किया जाता है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट्स का यूज़ किया जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मेरी कोशिश यही है कि लगभग सभी सब्जेक्ट्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा दूं बिफोर योर एग्जाम। ठीक है। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। जिस बैकग्राउंड से वो आता है वहाँ के लोग जो हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लो लेवल का परफॉर्मेंस करते हैं। इस रूढ़िवादिता और परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करनी चाहिए उस बच्चे के सामने? ठीक है, जिससे उस पर इस बात का अभाव या प्रभाव कम पड़े जैसा कि लोगों ने उस पर डाला है। तो 13 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िएगा, विभिन्न सामाजिक वर्गों के जो रोल मॉडल्स हैं उनसे संबंधित कहानी और उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए कि देखो ये थे, ये इस बैकग्राउंड से आते थे लेकिन उन्होंने ये चीज़ें अचीव करी। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, कहानियाँ हैं, टीचर को उस बच्चे को बतानी और सुनानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कहता है एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, वही एक समावेशी कक्षा में होता है। ठीक है, तभी आप एक इंक्लूसिव क्लासरूम को अच्छे से ऑपरेट कर पाओगे एज अ टीचर, जब आप समझोगे कि हर बच्चे में अपनी क्वालिटीज़ हैं, अपना पोटेंशियल है, अपनी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो 14 का फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। क्या लक्षण है? पढ़ने के प्रति चिंता, शब्द या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये दिक्कतें उसको हो रही हैं। ये दिक्कतें किस बात की सूचक है? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी की लर्निंग डिसेबिलिटी है उसको, अगर ये सारी चीज़ उसके साथ हो रही हैं दैट मीन्स दैट स्टूडेंट इज गोइंग थ्रू लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लर्निंग डिसेबिलिटी में। वीडियो को पॉज करके भी इनको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे लगे कि हम बहुत जल्दी आगे बढ़ गए हैं तो पॉज करके उसको आप दोबारा पढ़ लीजिए। ठीक है, ये सारे जो हैं लर्निंग डिसेबिलिटी के लक्षण हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। अगला है 16th क्वेश्चन। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? जो स्पेशली एबल्ड जो है लर्नर्स हैं उनकी नीड्स को कैसे एड्रेस कर सकता है एक टीचर एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, ये पूछा है। तो फोर्थ ऑप्शन पढ़िएगा, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्ष और कमजोरी के पक्ष, इनका विश्लेषण करके उसके आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को वो विकसित करे। ठीक है, जिन बच्चों का क्या कमज़ोर पक्ष है, क्या मजबूत पक्ष है, उनका एनालिसिस करके उन्हें जो है वो जो है क्या करें, कुछ स्पेसिफिक लर्निंग मेथड्स का, ऑब्जेक्टिव्स का यूज़ करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17।
एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? क्रिएटिव बच्चों को एक टीचर कैसे एनकरेज कर सकता है? तो 17th का थर्ड ऑप्शन देखिएगा, सही उत्तर होगा अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। इसका मतलब है उनके जो देखो जो क्रिएटिव स्टूडेंट होता है ना, उसके मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं किसी भी एक पॉइंट को, एक विषय को, एक सब्जेक्ट को लेकर, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। वो डाइवर्जेंट उसकी थिंकिंग होती है, कई तरह से एक चीज़ को सोचता है। तो उसके मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको एनकरेज करिए और जो उनके ओरिजिनल आइडियाज़ हैं उनको अप्रिशिएट करिए, अगर कोई भी क्रिएटिव बच्चा है तो। अगला क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? ठीक है, मीनिंगफुल लर्निंग का पक्ष इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लेता है? तो 18 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िएगा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम और अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। एक सार्थक अधिगम क्या होगा, एक मीनिंगफुल लर्निंग क्या होगी? जब आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओगे इन द कंटेंट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरवेल वेल बीइंग एंड लर्निंग। बच्चे के ओवरऑल अच्छे के लिए और पढ़ाई के लिए भी आप जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाओगे, ठीक है, तो वो एक मीनिंगफुल लर्निंग होगी, सार्थक अधिगम कहलाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आप फिर से देखिए, फोर्थ कहता है साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। प्रभावशाली समस्या समाधान की रणनीति पूछ रहा है ना ये, तो वो क्या होगी? मीन्स एंड एनालिसिस। उसको क्या बोलते हैं? मीन्स एंड एनालिसिस। डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, किसी भी प्रॉब्लम को गोल बना लो और उसको सब गोल्स में डिवाइड करके उसका सोल्यूशन निकालो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है पूछा है। शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है, तो 20 का फोर्थ ऑप्शन देखना सही होगा, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान नहीं। आप कभी भी चीज़ों को याद करने, दोहराने, रटने पर ध्यान नहीं करवाओगे बच्चे का, तो फोर्थ ये नेगेटिव ऑप्शन से भी आप इसको सही मार्क कर सकते हो और फोर्थ जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे गलत है लेकिन आंसर नहीं का पूछा था, तो फोर्थ विल बी द राइट वन। अगला है शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं जो पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे। ठीक, थर्ड ऑप्शन देखिएगा, उनसे बात करके और उनकी अरुचि का कारण जानकर उसका समाधान निकालने की कोशिश करके। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे उनसे बात करिए, उनको इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है ये बात करिए, फिर तब कोई समाधान निकालिए। क्वेश्चन नंबर 22, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या बताती है किसी भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए? तो वो बताती है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर। ठीक है, तो जो संरचनावादी उपागम है वो बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है 23, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजनाभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। अनेक घटनाओं के बारे में, तो इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? संवाद के द्वारा, ठीक है, डायलॉग के द्वारा, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, चैलेंज करना चाहिए। कि हाँ, चैलेंज का मतलब ये होता है, वो नेगेटिव सेंस में नहीं होता। अगर बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में किसी सिद्धांत की रचना कर रहे हैं, कोई नेव थियरीज अपनी बना रहे हैं, तो उसको चैलेंज करके उनसे प्रूफ करवाइए कि हाँ आप किस बेसिस पर ये चीज़ें अपनी रखवा रहे हो और बता रहे हो। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 24, संज्ञान और संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है? ठीक है, कॉग्निशन और इमोशन के बीच कैसा रिलेशन होता है? तो ये द्विदिशीय होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, दोनों के बीच रिलेशन होता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्र की रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। अधिगम को, लर्निंग को इनमें से क्या प्रभावित करेगा?
तो ये सब प्रभावित करेंगे, लर्निंग को ये सभी चीज़ें प्रभावित करेंगी, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। 26 आपसे कहता है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम ज्ञान की सार्थक संरचना करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, क्या एस्पेक्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू होता है। सोशल इंटरेक्शन करना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कहता है जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, पुरस्कार पाने की इच्छा से, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि के संबंधित नहीं है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है, ठीक। तो 27 का फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति, उसमें मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, नेचुरल चीज़ें नहीं डेवलप हो पा रही, नेचुरली नहीं वो टीचिंग के प्रति अट्रैक्ट हो पा रहा, किस वजह से हो रहा है, मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड की वजह से, ठीक है, उसमें ये डेवलप हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, ये पूछा है आपसे। तो सेकंड ऑप्शन हम पढ़ेंगे, समकालीन यानी कि उस समय में सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड जो है ये एक सामाजिक संरचना है। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी के अनुसार ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका 29, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है मिडिल चाइल्डहुड की। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताना है मध्य बाल्यावस्था। तो 29 का सही आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मध्य बाल्यावस्था में बच्चे तार्किक और मूर्त रूप से सोचना शुरू कर देते हैं। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर होगी। मूर्त रूप से सोचते हैं बट थोड़ा थोड़ा उनमें रीजनिंग भी डेवलप होने लगता है, लॉजिक भी डेवलप होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 30 है और ये लास्ट क्वेश्चन है 2019 के पेपर का। परिवार और पास पड़ोस, ठीक है, परिवार और पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कैसी एजेंसियाँ होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा परिवार है और पास पड़ोस है वो प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं बच्चों के समाजीकरण की। स्कूल जो होता है फिर द्वितीयक एजेंसी होता है, ये याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर 2019 दिसंबर का पेपर 2 था ये, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया है सीडीपी एंड पेडागोजी का। अब हम 2021 का पेपर 2 ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर ही डिस्कस करेंगे 2021 का। 20 वाला जो पेपर है वो 21 में हुआ था, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं 2021 के पेपर की ओर। और अभी तक का सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर आपको पसंद आ रहा है तो। और आगे अगर लगातार प्रैक्टिस आपको सीटेट के एग्ज़ाम के लिए करनी है या आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को फोकस कर रहे हैं तो हम टीचिंग एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करवाते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो अब 2021 का पेपर आपके सामने आ चुका है, इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करें पहले क्वेश्चन से। देखिए मेरा पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा प्रैक्टिस कराना वो मेरा काम है आपको, अगर आप वीडियोस को देखते हो तो, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कम टाइम में आपको करा पाऊँ उतनी मेरी कोशिश है, बस यही मेरी तरफ से आपके लिए रहेगा। बाकी देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो कहीं से भी करो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अब एग्ज़ाम तक आपको ज़्यादा प्रैक्टिस अपनी करनी है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास किस गति से होता है या किस तरह से होता है। तो पहले का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। जो बाल्यावस्था होती है उसमें विकास बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है, मल्टी लेयर्ड होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है डेवलपमेंट। कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है विकास ड्यूरिंग चाइल्डहुड। सेकेंड क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। व्हाट इज़ दी ZPD, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। तो सेकेंड का फर्स्ट ऑप्शन पढ़िएगा, इसका मतलब है बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क और अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा जो उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है वो ZPD होता है।
समझे आप इस चीज़ को। देखो, अगर मैं आपको जनरल लैंग्वेज में बताऊं, बच्चा कोई कार्य कर रहा है अपने खुद से बिल्कुल सारा, और वो अपने समकक्षियों से, है ना, अपने ही साथियों से अगर वो बहुत थोड़ा सा एक हेल्प ले ले, सहायता ले ले, ठीक है, उससे, या तो कोई वो बड़ा है या अधिक कौशल वाला है, उससे अगर वो थोड़ी सी सहायता लेके अपना प्रदर्शन बेहतर कर ले या अपना काम कंप्लीट कर ले, तो उसको ZPD कहा जाता है। और इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, एक बार। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किस तरह का जो है सही इनमें ऑप्शन हो जाएगा। जीन पियाजे का अमूर्त संक्रियात्मक पूछा है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के बारे में पूछा है, तो थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ होते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के बच्चे होते हैं, दे आर केपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रपोजिशनल थॉट। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, जो पेपर 2 में CDP आता है, थोड़ा लेवल उसका अच्छा होता है, तो क्वेश्चंस आपको, अगर आपने देखिए पढ़ाई कर ली है अच्छे से, तो ये समझ आ रहे होंगे आपको अच्छे से, लेकिन नहीं की है या प्रैक्टिस भी नहीं की है, तो थोड़ा आपको यहाँ पर समझने में समय बिल्कुल लग सकता है। तो अपना टाइम लो, जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कुछ कम समझ आया है, उसको पॉज करके दोबारा पढ़ो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है, लॉरेंस कॉलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार और पढ़ देती हूँ, सुनिएगा। लॉरेंस कॉलबर्ग की जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, उसके अनुसार कौन सी स्टेज में जब ये विश्वास बच्चा करने लगे कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखना है, उससे धनात्मक मानवीय संबंध यानी कि पॉजिटिव रिलेशंस बनेंगे और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहेगा। तो ऐसा होता है, फोर्थ का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास इसको बोलेंगे, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन इसको बोला जाएगा, ठीक है, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 5, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के, अब बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है, गार्डनर का, ऐसे भी याद रख लेना, ठीक है। तो गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पेयर बुद्धि के प्रकार और उसकी अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही मैच्ड है। तो फिफ्थ का आपको सही आंसर करना है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा, सही मैच्ड है। शारीरिक गति संवेदनता बुद्धि का प्रकार किस में होगा, एक खिलाड़ी में। बॉडीली काइनेस्थेटिक, ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक ये जो अप्रोच होगी, ये जो विशेषता होगी इंटेलिजेंस की, वो एथलीट में होगी, किसी भी खिलाड़ी में होगी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की क्या इनमें से सही होगा। तो 6 का फर्स्ट ऑप्शन पढ़िएगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि देखो वाइगॉत्स्की ने सामाजिक भूमिका के बारे में बात कही है बहुत जोर देकर, लेकिन यहाँ सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं संज्ञानात्मक विकास से संबंधित, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन किस तरह से जो है हेल्पफुल रहता है। तो एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो अधिगमकर्ताओं का असेसमेंट होता है, मूल्यांकन होता है, फोर्थ ऑप्शन पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचार करने में सहायता, बच्चे किस लेवल पर हैं ये बताता है, और शिक्षक को अपने मेथड्स में क्या सुधार करना है ये उसको एनालिसिस मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। तो 8 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना। कोई भी आप एक्टिविटी करो उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों को शामिल करो और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को कैसे समझना चाहिए। ठीक है, बहुभाषिता यानी कि मल्टीलिंगुअलिज्म,
बहुभाषी बच्चे जो हैं अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, यानी कि उनकी जो मदर टंग है वो बहुत बच्चे हैं वो अलग अलग हैं, कई प्रकार की भाषा बोलने वाले बच्चे क्लासरूम में हैं। तो अध्यापकों को उन अलग अलग भाषाओं को किस तरह समझना चाहिए, एक गुण और साधन के रूप में, एक असेट और रिसोर्स के रूप में समझना चाहिए, मुद्दा नहीं, समस्या नहीं, रुकावट नहीं, एक साधन और एक गुण। क्वेश्चन नंबर 10th, बाल केंद्रित कक्षा वो होती है जिसमें क्या होता है, 10th का आपको सही आंसर करना है। तो बाल केंद्रित कक्षा वो होती है जिसमें अध्यापक लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, पूरी कोशिश करता है, ठीक है। यानी कि जो टीचर है वो फ्लेक्सिबल हो और केटर करे नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रंस, तो वो बाल केंद्रित कक्षा होती है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहता है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कौन से आपको बोला है थ्योरिस्ट ने, मनोवैज्ञानिक ने? तो 11th का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ये वाइगॉत्स्की जी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास अपनी जगह है लेकिन उसमें सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है पूछा है, जिनकी आंशिक दृष्टि है, ठीक है, पार्शली जो साइटेड है उन बच्चों के लिए। तो 12th का आपका 4th ऑप्शन जो है वो सही उत्तर होगा। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट उनके लिए सही नहीं होंगी, थोड़ा बड़ा प्रिंट होगा, अगर लिखा हुआ तो ज़्यादा बेटर होगा। बड़े आकार की चीज़ें, त्रिविमीय नक्शे, बोलती पुस्तकें उनके लिए इंपॉर्टेंस रखेंगी, छोटी मुद्रा वाली नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? सब लोग बोलते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन दीजिए, सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाइए, इसका क्या विचार है, इसके पीछे क्या थ्योरी है? तो 13 का जो आपका सही आंसर होगा वो 4th ऑप्शन होगा, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ये इसके पीछे क्या फिलॉसफी है कि सभी बच्चों को, चाहे वो किसी तरह से भी बाधित हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उनको एक जगह पर समान शिक्षा लेने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है 14, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जाता है? ये मैंने आपको अभी पिछले पेपर में भी क्वेश्चन कराया है कि जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, उनकी क्रिएटिविटी को किस तरह से टीचर टैकल करता है या आगे बढ़ाता है। तो 14 का फर्स्ट ऑप्शन पढ़िएगा, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, ठीक है, उनको क्या करता है, चैलेंज करता है, उनको एक्टिविटीज़ देता है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैफल्य जिसको डिसलेक्सिया कहते हैं, बच्चों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है तो 15 का 3rd ऑप्शन पढ़िएगा, उनके पढ़ने और लिखने के कौशल को आप एनालिसिस कर लो, आपको पता चल जाएगा कि ये बच्चा डिसलेक्सिया से पीड़ित है कि नहीं, पढ़ने और लिखने के कौशल का एनालाइज करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए कौन सी पद्धति सही नहीं है, ये बताना है। तो 16 का आपका 2nd ऑप्शन जो है वो सही नहीं होगा। इसमें क्या कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़, नो 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 नो, ऐसे आप कभी नहीं बोलोगे, दिस इज़ रॉन्ग। तो बाकी आप क्या कर सकते हो, पहला कहता है अधिगमकर्ता से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं को और उनके सम्मुख आए चुनौतियों को समझना, विद्यार्थी को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभी प्रेरित करना, कार्यकलापों यानी एक्टिविटीज़ के द्वारा सहयोगी समूह बनाना और उनको एक दूसरे के समर्थन के लिए प्रोत्साहित करना। तीनों सही है, 2nd इज दी रॉन्ग, बट सही ऑप्शन रॉन्ग ही पूछा था तो 2nd विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहता है बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य का और सांवेगिक अवस्था, इमोशंस का क्या कोई असर पड़ता है, कि उनकी हेल्थ कैसी है, इमोशनल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो 17 का 2nd ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के अधिगम में आप किसी भी लाइफ के पॉइंट पर आप देख सकते हो कि हमारी जो बॉडी है, फिजिकल हेल्थ है और इमोशनल हेल्थ है, उसका असर पड़ता है और दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। 2nd ऑप्शन विल बी द राइट वन। 18 क्या कहता है आपसे, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए, ठीक। तो 18 का फर्स्ट ऑप्शन लगा लो, 1st और 3rd सही है।
कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रेरित करने के लिए शिक्षिका क्या करेगी या टीचर क्या करेगा? विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणाओं को सुव्यवस्थित कर पाएं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, डिस्कशन को, जिससे वे बहुप्रप्रेक्ष्य करने में सशक्त हों, अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझ पाएं। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 19। अधिगम एक कैसी और कैसी प्रक्रिया है? तो जो अधिगम होता है वो एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया होती है। 19 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखो, अधिगम एक सरल या रैखिक नहीं, सरल या व्यक्तिगत नहीं, जटिल या निष्क्रिय नहीं। अधिगम एक जटिल और सक्रिय जो है प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रोसेस। जब तक आप एक्टिव हो तभी अधिगम आप अच्छे से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 20। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषीय विविधता को क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस देनी चाहिए या नहीं? तो समझना चाहिए, हर चीज़ को समझना चाहिए, धार्मिक चीज़ों को, भाषीय विविधता को, समाज को, संस्कृति को। ठीक है, समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए किसके बजाय? ठीक है, क्या क्या है? तो 21 का सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए। बच्चे एक दूसरे को क्या करें, सपोर्ट करें, किसकी बजाय? प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, कॉम्पिटिटिव अप्रोच की बजाय कोलैबोरेटिव अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22 आपसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली रहेगा, बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा? तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए। पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो, यानी कि स्कैफोल्डिंग उनको देना, स्पेशली जब वो कुछ नया सीख रहे हो। ठीक है, स्कैफोल्डिंग करना, उनकी हेल्प करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 23 का सेकंड ऑप्शन सही नहीं है। बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना। ऐसा नहीं है कि बच्चे प्रत्ययों को नहीं सोच सकते, गलत बात है। ऐसा नहीं है, बच्चे प्रत्ययों को सोच सकते हैं, बच्चे चिंतन कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड सही आंसर था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24। बच्चों का विद्यालय में असफल होना क्या बताता है? बच्चे फेल अगर स्कूल में हो रहे हैं तो ये क्या बताता है? 24 का सेकंड ऑप्शन हम पढ़ेंगे। ये बताता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। यहाँ पर आप बच्चे की गलती नहीं बताओगे। अगर बच्चों का विद्यालय में असफल होना है, ठीक है, बच्चे विद्यालय में असफल हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो बच्चे की गलती नहीं बताओगे। आप कहीं ना कहीं एज अ स्कूल, विद्यालय आपका जो है वो बच्चों की आवश्यकताओं को समझ नहीं पा रहा, ना ही पूरा कर पा रहा है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? तो 25 का फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर आपका होगा। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और हेल्प करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। दे आर एबल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थॉट प्रोसेसेस। उनके जो अपने थॉट प्रोसेस है वो सही है या नहीं, ये बात वहाँ से वो समझ सकते हैं जब वो डिस्कशन करेंगे, ग्रुप में काम करेंगे, एंड उनकी जो कॉग्निटिव एक्टिविटी है उससे वो एक अगले लेवल को प्राप्त कर पाएंगे, अगले लेवल पर सोच पाएंगे। क्वेश्चन 26 आपसे कहता है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार परिवर्तित कर रही है। जो टीचर ने जो विधियां सीखी थी वो जानती थी बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन वो अगर लगता है कि वो काम नहीं कर रही तो उसके अकॉर्डिंग उसको बदल लेती है। ठीक है, तो ये कैसी केंद्रित कक्षा है? तो 26 का सही आंसर होगा 2, प्रगतिशील। वो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है अगर उसमें ऐसा हो रहा है तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 27 का आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, लोग अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो वो तो पॉसिबल है, कॉमन सी बात है कि कल्चरल डाइवर्सिटी बच्चों के डेवलपमेंट में भी होती है। क्वेश्चन 28 आपसे कहता है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है कि बच्चा अब मध्य बाल्यावस्था में है? ठीक,
तो 28 का सेकंड ऑप्शन पढ़िए, तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है तो वो मूर्त कॉन्क्रीट है, लेकिन उसमें तर्क संगत विचारों का विकास होने लगा है, तो वो मध्य बाल्यावस्था की निशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 29, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका है सोशलाइजेशन में, ठीक। तो 29 का फोर्थ ऑप्शन पढ़िए, बच्चों के समाजीकरण में द्वितीय कारक होता है विद्यालय, यानी कि सेकेंडरी एजेंसी होता है स्कूल, और प्राइमरी एजेंसी कौन होता है, घर परिवार और पास पड़ोस। लास्ट क्वेश्चन 30 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग है। क्वालिटी वाइज कहें तो बच्चों का जो चिंतन है ना, थिंकिंग है, वो बड़ों से अलग होती है। तो ये बोला है द वन एंड ओनली जीन पियाजे साहब ने, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी हमारे 60 क्वेश्चंस हो गए हैं यहाँ पर समाप्त, ठीक है। 2 सालों के हमने यहाँ पर डिस्कस कर, और भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ 3 सालों के, तो वो वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पर, जाकर आप देख लेना। जो जो वीडियोस भी सीटेट के लिए आई हैं, मैं आपको एक बोल सकती हूँ ये बात बिल्कुल अच्छे से कि आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी एग्जाम में अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे वीडियोस में आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है, स्किप करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, जबकि कम टाइम में ज़्यादा ही क्वेश्चंस हमेशा आपको कराए जाते हैं। बिकॉज देखो, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है, मैं उसको अलग से वीडियो बनाकर बता देती हूँ, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, बस यही होती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दो, आगे आगे तक हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे कोई भी वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सिर्फ इतनी बात आपको बोली जाती है, वो भी वीडियो के शुरुआत में और अंत में। इससे ज़्यादा जो आपकी इच्छा, जैसा आप चाहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो आपको सच में अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी आप बता सकते हो, अगर आपके पास समय है तो छोटा सा कमेंट आप लिख सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। कुछ सेकंड्स आपको लगेंगे, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। और बाकी वीडियोस जो अवेलेबल हैं उनको ज़रूर देख लेना, लगातार पढ़ते रहिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर डिस्कशन भी कर सकते हो किसी भी पॉइंट पर एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है। तो जितनी मुझसे हेल्प होगी आई विल हेल्प यू। तब तक एग्ज़ाम है, लगातार अब आपको पढ़ना है, ज़्यादा समय आपके एग्ज़ाम में नहीं बचा है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द ही किसी और इन्फॉर्मेटिव और कंटेंट वाली अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।